Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ...2024 का ये जो चुनाव है, ये सबसे बड़ा एक तरह से आपके लिए एक चुनाव बन गया है। चुनौती भी है। चुनौती और चुनौती बन गई है क्योंकि अजीत पवार बनाम शरद पवार एक बैटल नजर आता है बारामती में। मुझे वैसा नहीं लगता। मैं ये बैटल की तरफ एक नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, ऐसा ये चुनाव है। नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, ऐसा ये चुनाव है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि हम जब वोट मांग रहे तो यही बोल रहे हमारे लोगों को, वोटर को, कि अपने को रूलिंग पार्टी तीसरे दफा ये देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब होने वाले ही है, तो उनको सपोर्ट करने वाला हमने ये भेजा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजा, तो अपने को ज़्यादा फायदा होगा, वहाँ की डेवलपमेंट होगी, वहाँ फंड्स आ जाएंगे, वहाँ का बहुत सारा काम हम निपट सकते हैं, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन ये दिल्ली की बात हुई, राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का चुनाव हो गया, लेकिन बारामती में तो कहीं ना कहीं जब सुनेत्रा पवार आपकी पत्नी लड़ती है आपकी बहन सुप्रिया सुळे के खिलाफ, तो मैसेज तो ये जा रहा है ना कि पवार फैमिली की एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है कि बारामती का बिग बॉस कौन। और खास करके जब हम देखते हैं कि शरद पवार हर जगह जाके रैली ले रहे हैं, आप बारामती में कैंपिंग करके बैठे हुए हैं, तो लड़ाई फिर अजीत पवार वर्सेस शरद पवार ही दिखने लग जाती है, और वो भी परिवार की लड़ाई। वैसी नहीं है। आप मीडिया ने वो ज्यादा दिखाने की कोशिश की है बार बार। यहाँ तो किसी ने बताया कि मुझे कहा कि कल न्यूयॉर्क टाइम्स के भी कुछ लोग आए थे, आप भी कल थे, बाकी के भी लोग आ रहे देखने के लिए। मीडिया को तो ये मिलना ही चाहिए कि क्या चालू है क्या नहीं, लेकिन मैं वैसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ये जो लड़ाई नरेंद्र भाई मोदी वर्सेस राहुल गांधी ऐसी है। ये चर्चा दिल्ली में है कि अमित शाह ने आप पर दबाव डाला कि आपको अपनी पत्नी को खड़ा करना पड़ेगा इस चुनाव में सुप्रिया ताई के खिलाफ, तभी हम मानेंगे कि असली अजीत पवार पर विश्वास कर सकते। ये सरासर झूठ है। झूठ है, ये सरासर झूठ है। मेरे जो भी कैंडिडेट, जो रायगढ़ में हो, बारामती में हो, धाराशिव में हो, या शिरूर में हो, या परभणी में हो, कोई भी बात उन्होंने नहीं कही। वो बोले कि जो इलेक्टिव मेरिट होगा वो कैंडिडेट आप दे दो। एक एक कैंडिडेट जिताना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने को ज्यादा से ज्यादा एमपीज महामोर्चा के जीत के आने चाहिए। ये और एक जो दिल्ली में प्रचार चलता है, दिल्ली में नहीं देश भर में आपका नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि देखिए, जब भी, और पूरा विपक्ष ले रहा है कि अजीत पवार, जिस पर नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए थे, इरिगेशन स्कैम, सिंचाई स्कैम में 70,000 करोड़ का स्कैम के बारे में कहा था, एमएसएबी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के स्कैम के बारे में कहा था, उसी अजीत पवार को अब बीजेपी में शामिल किया गया है, आप उनके सहयोगी बने हैं, और आपके खिलाफ केसेस जो है एक वॉशिंग मशीन की तरह खत्म हो रहे हैं एक के बाद एक। ये विपक्ष बार बार कहता है, आपका चेहरा दिखाकर कहता है, ये वॉशिंग मशीन की सरकार। रामलीला मैदान की रैली में भी यही मुद्दा रखा गया। विपक्ष वालों हमेशा ये इसके बारे में बात करते हैं। मेरा ये कहना है कि मैंने महाराष्ट्र में, मैं ज्यादा सेंट्रल का नहीं बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में जो मेरे ऊपर एलिगेशन कर रहे हैं उनके सबके साथ मैंने गवर्नमेंट में काम किया है। मैं जब उनके साथ रहता हूँ तो वो एलिगेशन नहीं करते, मैं जब उनके साथ नहीं रहता तो वो एलिगेशन करते हैं। लेकिन ये सच्चाई है ना कि केस धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। नहीं ना, इंक्वायरी चालू है। उसमें से कुछ तो इंक्वायरी उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर थे तब भी सी समरी वहाँ दाखिल की थी। ये सरासर झूठ है। लेकिन एक तो 70,000 करोड़ का काम ही जब मेरे ऊपर एलिगेशन किया तब हुआ नहीं था। टोटल काम हुआ था 42,000 करोड़ रुपया, और उसमें से सैलरी भी जमा थी। तो कैसा 70,000 करोड़ का? अभी किसी ने क्या आरोप लगाना चाहिए? शरद पवार जी और सुप्रिया सुळे जी वही आरोप करते हैं कि एनसीपी को तोड़ा गया बीजेपी ने, इस वजह से ईडी का डर दिखा। ये सरासर झूठ है। राजदीप जी, आपको मैं बताता हूँ कि जब ये गवर्नमेंट अभी जाएगा, जो यूपी उद्धव जी ठाकरे, मैं
और बाला साहेब थोरात, हमारा गवर्नमेंट तीनों पार्टी का था, महाविकास आघाड़ी, वो जाएगा, तब हमारे सभी विधायकों ने एक लेटर तैयार किया, साहब को दिया, तब जितने भी एनसीपी के विधायक है, जितने भी है, सभी ने उसके ऊपर साइन किया था। उसमें जयंत पाटिल भी थे, उसमें अनिल देशमुख जी भी थे, जितेंद्र आवाड़ जी भी थे, बाकी सब जो राजेश टोपे जी भी थे, जो अभी आप साहब के साथ है वो सभी थे, हम सभी थे। और वो लेटर देने के बाद ही सब विधायकों का कहना था कि अपने को स्टेट के गवर्नमेंट में जाना ही चाहिए, बीजेपी के साथ जाना। हाँ, बीजेपी के आप साथ। बड़ी बात कह रहे हैं, हमारे दर्शकों को आप कह रहे हैं कि 2022 में जब एकनाथ शिंदे की सरकार बनने की चर्चा हो रही थी, उसी समय राजदीप, बीजेपी और एनसीपी के बीच में सरकार होने की बात हो रही थी और शरद पवार जब जानकारी थी इस बात की। नहीं, पवार साहब ने मुझे बताया, हमें बताया कि सब तो बात नहीं कर सकते, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार और पार्टी प्रेसिडेंट स्टेट के तब थे जयंत पाटिल, ये तीनों ने उनके साथ बात करने और उसके बारे में अगला डिसीजन ले लेना, ऐसा पूरा 2022 में ही। यस एकनाथ शिंदे की 2022 सरकार बनने के पहले से ये प्लान शुरू हो गया था और तब तो ये आरोप नहीं थे। आपका ये कहना कि ये ईडी और इसकी वजह से नहीं तो बीजेपी के साथ जाना करीब करीब तय। सबका साहिल, सब जितने भी एमएलए एमएलसी थे सबकी साइन है, मैं वो दिखाने के लिए भी तैयार हूँ, मैं अब सबको मालूम है। पर ईडी का, क्योंकि ईडी का दबाव कितने एनसीपी मंत्रियों पर था, कई मंत्रियों पर था, और वो सभी आपके साथ आ गए हैं, इसलिए इस बात को ज्यादा जोर दिया जाता है कि एनसीपी जो है, जितने मंत्री जिन पर ईडी की कार्रवाई हो रही थी, वो सब शामिल बीजेपी के साथ हो गए ताकि बीजेपी उनको बचा सके। ये सरासर झूठ है। जयंत पाटिल के खिलाफ भी कुछ ना कुछ मैटर चालू है, प्राजक्त तनपुरे के खिलाफ भी मैटर चालू है, अनिल देशमुख के खिलाफ भी मैटर वो चालू है, ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं? लेकिन अनिल देशमुख जेल चले गए, आप सब जेल में नहीं जाना चाहते थे, बचना चाहते थे, इसलिए ये देखो, प्रचार चल रहा है। ये देखो, ये प्रचार सरासर झूठ है। राजदीप सरदेसाई जी, साहिल जी, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, लेकिन इसमें बिल्कुल सत्य नहीं है। ये हमने बैठकर डिसीजन लिया कि डेवलपमेंट अपने महाराष्ट्र की होनी चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की होनी चाहिए। देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छी तरह से काम कर रहा है। एक विजन सामने रखकर खुद मोदी जी काम कर रहे हैं। आपने भी देखा पिछले 10 सालों में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना काम हुआ। तो ये काम होते हुए उसमें महाराष्ट्र को अधिक फंड्स मिलने चाहिए और जो अच्छा काम करता है उसके साथ रहना तो चाहिए। महाराष्ट्र के विकास के लिए आपने ये किया है, आप कह रहे हैं ये महाराष्ट्र के विकास के लिए किया है, क्योंकि वही नरेंद्र मोदी जी और वही देवेंद्र फडणवीस जी आप पर आरोप लगाते थे। फडणवीस जी की एक वायरल वीडियो है कि अजीत पवार की चक्की पीसिंग करवाएंगे, मोदी जी ने भी ये नाम लिया था। तो आप कह रहे हैं आपने ये सब छोड़ के विकास के लिए ये निर्णय लिया, ये सही है। क्या इसके साथ ये भी पॉलिटिकल रियलिटी है कि आज की स्थिति में महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी नहीं है कि जो खुद के बलबूते पर सरकार बना सकती है और आपके बिना यहाँ पर राजनीति करना मुश्किल है और इसीलिए बीजेपी आप चाहती है कि आप उनके साथ में आए और इसीलिए आपको साथ में लिया गया। बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों मिलके भी उनका टोटल विधायकों की संख्या 165 थी। नहीं, लेकिन जो उनको कोई जरूरत नहीं लेकिन थी। कई सर्वेस दिखा रहे थे कि लोकसभा में दोनों साथ में आने के बाद भी उनकी सीटें उतनी नहीं आ पाएगी क्योंकि अरिथमेटिक उनका नहीं बैठ रहा था, गणित बैठ नहीं रहा था। जब तक आप साथ में नहीं आते तब तक वो वोट प्रतिशत लोकसभा में उनको नहीं मिल पाता। 2022 में ही उनके साथ हमने जाने का इरादा किया था, 2019 में भी किया था, 2014 में भी बाहर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उनको सपोर्ट डिक्लेयर किया था, 2017 में भी ऐसा ही कोशिश की थी। ऐसे अलग अलग बहुत से हमें मालूमात है कि तब ये कोशिश हुई है और ये बहुत लोगों को जो मेन हमारे पार्टी के काम करने वाले लोग हैं उनको सबको मालूम है। यानी आप नहीं समझते कि बीजेपी ने आपका इस्तेमाल किया है कि
वही बीजेपी जो आप पर आरोप लगाती थी, आज तो विपक्ष लगाता था, बीजेपी ने भी लगाई थी, आज वही बीजेपी एनसीपी के साथ जुड़ गई है। ये एनसीपी को खत्म करने की एक साजिश है और बीजेपी को और मजबूत करने की महाराष्ट्र की एक रणनीति है। ये बिल्कुल असत्य है, ये इसमें बिल्कुल कोई ये नहीं है। एक कहा गया है कि यहाँ बारामती में आप दबाव डाल रहे हैं अपने वर्कर्स पर, कल आरोप लगाया गया, ये आरोप लगाया गया कि अजीत पवार जी जो है अपने वर्कर्स पर कौन से दबाव वर्कर्स? लगा रहे हैं, एनसीपी के वर्कर्स और वोटर पर कि देखिए मैं जब तक यहाँ हूं, अगर आप सुप्रिया जी के साथ दिखे या शरद पवार के साथ दिखे तो आप जानिए कुछ भी हो सकता है। आपको ऐसा लगता है? मैं पूछ रहा हूं। जिसको अगर दबाव डाला तो एक को आगे लाओ और उसको पूछो मेरे सामने, या फोन पे बात हुई तो फोन दिखाओ कि ऐसा ऐसा दबाव डाला है, क्या है, कौन क्या फोन कर रहे हैं, कौन क्या बात कर रहे हैं, मेरे पास सब ही है, मुझे वो दिखाना नहीं है। क्योंकि चुनाव क्या है, देश किसके हाथ में 5 साल के लिए रखना है, ये चुनाव है। ये चुनाव है। सुनेत्रा पवार बनाम सुप्रिया सुळे नहीं है, नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी है। देश किसके हाथ में, तो मोदी जी के नाम पर आप इस चुनाव में जा रहे हैं। देश में मोदी जी का ही सपोर्ट हम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साल अच्छी प्राइम मिनिस्टरशिप करते हुए अपना देश का नाम पूरे वर्ल्ड। आपको लगता है 400 पार हो सकते हैं या ये केवल हवा बन रही है? वो मुझे मालूम नहीं है, कोशिश उनकी चालू है। उन्होंने इतने रैलियां ली है, पब्लिक मीटिंग ली है और वो ले रहे। आज कल भी वो वर्धा में आए थे, उससे पहले वो इसमें आए थे, क्या रामटेक में, उससे पहले वो चंद्रपुर में आए थे। यानी वहाँ 5 कॉन्स्टिट्यूंसी, 5 या 6, उसमें से 3 में उन्होंने पब्लिक रैली की और 7 स्टेजेस में चुनाव है। इसीलिए सभी पार्टियों को टाइम मिल रहा है, सभी लीडरों को टाइम मिल रहा है जाके लोगों को अपने पार्टी को, अपने गुट को क्यों वोट करे, इसके लिए टाइम भी मिल रहा है। सर आखिर में एनसीपी को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आप खुद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्या एनसीपी आप कहां लेके जाना चाहते हैं? आज की तारीख पे पार्टी का नाम और सिंबल आपके साथ में है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता है, लेकिन पार्टी को आप कहां ले जाना चाहते हैं? आपकी पार्टी महाराष्ट्र में किस तरफ है? सेंटर लेफ्ट है, सेक्युलर है, क्या है? और आप क्या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? पार्टी सेक्युलर है। हमारे महाराष्ट्र में शिव यानी शिवाजी महाराज, शिव शाहू फुले अम्बेडकर, इनकी विचारधारा से जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, वही रास्ते से हम आगे जाना चाहते हैं। और ये आगे जाते वक्त किसी ने हमें इसको रोक नहीं लगाई। वो बोले कि आपकी जो विचारधारा है वो आप चालू रखता, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, हम हमारा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक न एक दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जैसे 2004 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई थी, उसी हिसाब से मुझे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आप मुख्यमंत्री सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लाना है। आखिर में 2 छोटे सवाल। एक, 5 बार उप मुख्यमंत्री बने हुए रिकॉर्ड जो है, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या नहीं? जरूर बनना चाहता हूं। अगर मुझे महाराष्ट्र ने सपोर्ट दिया, हमारे एमएलए ने सपोर्ट दिया, 145 ये फिगर, मैजिक फिगर महाराष्ट्र की हम इकट्ठा करने में यशस्वी हो गए, तो मैं जरूर बनना चाहता हूं। और एक और आखिरी सवाल कि क्या कोई संभावना है कि इस चुनाव के बाद आप और शरद पवार एक बार फिर आ सकते हैं साथ में? हो सकता है राजनीति में, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले साल में बहुत कुछ भी हो सकता है। ये देखो, हमने जो लाइन ली है, हमने सबने, प्रफुल्ल पटेल हो, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, दिलीप वळसे पाटिल, सब हमारे साथियों ने, हमारे सब एमएलए नो, सब विधायकों ने वो लाइन उनको ठीक लगी, तो हमें कोई एतराज नहीं है। कोई एतराज नहीं है। वो लाइन हमने जो अभी लाइन ली है, यानी उनको आपके लाइन पर आना पड़ेगा, शरद पवार को आपके लाइन पर आना पड़ेगा। वैसा मैं नहीं बोल सकता, वो बहुत बड़े बुजुर्ग नेता है, राष्ट्रीय नेता है, मुझे वैसा बोलने का अधिकार भी नहीं है। उनके जो साथी है वो सबको अगर ऐसा लगे कि ठीक है ये लाइन अपने को ठीक लगती है, उसी लाइन से हम चले आगे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जितना महाराष्ट्र में चुनाव प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, उतना ही अजित पवार
के साथ इंटरव्यू करना मुश्किल है, उनको मनाना इंटरव्यू के लिए। आज हमने एक काम तो कर लिया है, मे बी और शायद पहली बार हिंदी में, पहली बार हिंदी में, यानी एक तरह से धीरे धीरे एक नेशनल इमेज आपकी बनने जा रही है। सर मैं आपको एक बता दूं, नरेंद्र मोदी जी 2012 में जब चुनाव जीते थे गुजरात में, चुनाव के बाद पहली बार उन्होंने जब स्पीच की थी वो हिंदी में की थी, गुजराती में नहीं, वो भी अहमदाबाद में। तो कौन जाने कल क्या हो अजीत पवार जी, कौन जाने। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत थैंक यू। धन्यवाद।